Hello and welcome to the Law Private Tutorial. So we are back again with our CLAT Express one shot. काफ़ी टाइम लग गया इस बार भी वन शॉट को, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर टॉपिक्स है वो हम ईच एंड एवरीथिंग यहाँ डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेट इसलिए भी हो रहा था क्योंकि हार्ड कॉपी ऑफ द क्लैट एक्सप्रेस आपको थोड़ी डिले से मिल रही है। अब अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगा देन ओनली इट इज़ पॉसिबल कि आप वन शॉट को समझ पाओगे, बिकॉज ईच एंड एवरी वन इज़ नॉट कवरिंग क्लैट एक्सप्रेस फ्रॉम द PDF। सो इसीलिए PDF तो आपका वेरी फर्स्ट वीक में अपलोड हो जाती है ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ में, लेकिन हार्ड कॉपी आते आते टाइम लगता है। हार्ड कॉपी आप एक बार आपके पास अवेलेबल हो जाए फिर इट इज़ पॉसिबल कि आप वन शॉट के थ्रू चीज़ों को समझ पाओगे, इसीलिए थोड़ा डिले हो जाता है कई बार। वी विल ट्राई कि नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लैट एक्सप्रेस जो है उसका वन शॉट टाइमली अपलोड हो जाए, बट ट्राई ही करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अब वेरी फर्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास जो क्लैट एक्सप्रेस का हार्ड कॉपी आता है वो थोड़ा डिले से आता है, इस वजह से वन शॉट भी डिले पर रहता है। तो चलिए, वन शॉट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर ये वन शॉट में टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया जाता है तो क्लैट एक्सप्रेस पढ़ना काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। दिस इज़ वाई हम जो है यहाँ क्लैट एक्सप्रेस का वन शॉट लेकर आते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है, क्योंकि हमको क्लैट एक्सप्रेस पढ़नी है लेकिन समझनी उससे पहले है। अगर समझ में आ गया तो फिर याद करना टॉपिक बहुत ईजी रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक टॉपिक का ओवरव्यू कवर करते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास में है वो है PM मोदी का 5 नेशन विजिट। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, PM मोदी ब्रिक्स समिट जब अटेंड करने गए थे ना, उससे प्रायर कुछ पर्टिकुलर नेशंस गए थे और वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, वो हमको कवर करने हैं। सबसे पहले तो ये 5 नेशंस के नाम याद करने हैं आपको कि वो गए कहाँ थे, है ना, ये आपको पूछेगा वो 5 नेशंस के बाद में उसी से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे ब्राज़ील गए थे तो ब्राज़ील जाने वाले हमारे फर्स्ट PM है आफ्टर 60 ईयर्स। 60 ईयर यानी कि 1975 में लास्ट टाइम। तो 75 में PM कौन था, है ना, वो आपको याद होना चाहिए, है ना। यहाँ लिख सकते हो आप चाहो तो, है ना, कि मोरारजी देसाई वाज द लाल बहादुर शास्त्री वाज द PM इन 1965। इस तरह फैक्ट कवर करने, जब ये चीज़ कवर हो जाए तो उसके बाद आप देखोगे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो ब्राज़ील का मिला PM मोदी को। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट वाले पर्टिकुलर पार्ट में, तो 57 ईयर में फर्स्ट PM है जो अर्जेंटीना गए और यहाँ पर भी उनको एक अवार्ड मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं है अर्जेंटीना का, ये सिर्फ एक सिटी रिकॉग्नाइजेशन है जो की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स, मतलब जो वहाँ की कैपिटल है उसकी, उस सिटी का एक रिकॉग्नाइजेशन है, हाईएस्ट अवार्ड नहीं है। फिर नामीबिया रिलेटेड बात करेंगे तो लास्ट 27 ईयर में ये फर्स्ट PM है जो नामीबिया गए, तो ये आपको कवर करना है कि इनसे प्रायर कौन गए थे। यहाँ का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, वो नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है कि इसके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है। और नामीबिया का कनेक्शन इंडिया का पास्ट से है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2022 के अंदर हमने चीता ट्रांसलोकेशन किया था, जब हमने फ्यू पर्टिकुलर चीतास को जो है वो नामीबिया से इंडिया में ट्रांसलोकेट किया था, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। तो वो फैक्ट इसके साथ कवर करना आपको, इसी में लिखा हुआ है। फिर त्रिनाद एंड टोबैगो गए, वहाँ का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को मिलता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पार्ट आता है हमारा घाना। घाना का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो PM मोदी को मिलता है। तो 5 नेशंस और 5 अवार्ड है, जिसमें से 4 जो है हमारे वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इस तरह से ओवरऑल नंबर हो जाता है वो 27 हो जाता है। ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है एक एक कंट्री से रिलेटेड की पॉइंट्स, कि जिस कंट्री में गए वहाँ पर क्या क्या की एग्रीमेंट साइन किए। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्जेंटीना की, जहाँ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर डिस्कशन हुए। डील साइन नहीं किया, डिस्कशन हुआ कि जो मर्कोसर का ट्रेड पैक्ट है उसको और ब्रॉड करेंगे, उसको और वाइड बनाएंगे। मर्कोसर क्या है? मर्कोसर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का, 6 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। जैसे EU एक ट्रेड ब्लॉक है, वैसे मर्कोसर भी एक ट्रेड ब्लॉक है हमारा, 1991 के अंदर बना था। इनके साथ हमने PTA साइन किया है, 2004 में अडॉप्ट किया था, 2009 में इम्प्लीमेंट किया था। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इसको कहते हैं, यानी कि हम ट्रेड कंसेंसस, टैरिफ कंसेंसस देंगे, ड्यूटी जीरो करेंगे, लेकिन कॉम्प्रहेंसिव नहीं करेंगे। लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, उसको कहते हैं PTA, है ना। जैसे बहुत 99% ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं UK में, तो कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड आइटम पर ये 5-7%, 10% समथिंग वो PTA होता है। तो मर्कोसर के साथ PTA हमने साइन किया है, हम इसको और ब्रॉड करेंगे ऐसा प्रॉमिस किया है इन्होंने, आने वाले पर्टिकुलर फ्यू ईयर्स के अंदर होगा ये। फिर नेक्स्ट आता है एनर्जी सेक्टर के अंदर, यहाँ भी कोलैबोरेशन होगा। क्यों होगा? बिकॉज लिथियम ट्राइंगल में अर्जेंटीना इज अ
इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स का जो एक्सप्लोरेशन है उसमें अर्जेंटीना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट सेल गैस रिजर्व जो है वो अर्जेंटीना के पास है, नंबर 1 पे यूएसए के पास है, क्योंकि अर्जेंटीना मिनरल्स एंड एनर्जी दोनों के रेस्पेक्ट से बहुत प्रोमिनेंट है, इसलिए इंडिया जो है इनके साथ टायर्स को स्ट्रेंथन करेगा, ये प्रॉमिस किया है। को मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे ये, लेकिन क्या को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डिफेंस सेक्टर में, ये अनाउंस नहीं किया है, लेकिन हाँ कहा है कि हम को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। और यूपीआई वगैरह जैसे जो इंडिया के डिजिटल प्रोग्राम्स हैं उनको ये भी अडॉप्ट करेंगे। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये सब चीज़ें आपको इसके साथ कवर करनी है। सॉफ्ट पावर यानी कि डिप्लोमेटिक पावर के रेफरेंस से बात करा जाए तो यहाँ पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट पे किया है किन को, इन पर्सन को। ये कौन है? जैसे इंडिया के लिए नेशनल हीरोज़ की लिस्ट के अंदर गांधी जी का प्लेस है, एग्जैक्टली अर्जेंटीना भी किसी टाइम पीरियड के अंदर एक कॉलोनी हुआ करता था, स्पेनिश कॉलोनी, स्पेनिश रूल था यहाँ पे, तो इनकी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ये पर्सन एक प्रोमिनेंट फिगर है, तो इनको ट्रिब्यूट पे किया। ये डिप्लोमेसी का पर्टिकुलर पार्ट है। और रिलेशन स्ट्रेंथन करेंगे हम साउथ साउथ कॉपरेशन, यानी भाई ग्लोबल साउथ का जो पर्टिकुलर हमारा आइडिया है मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ आकर के हम ग्रोथ करेंगे, एक दूसरे की नीड को फुलफिल करेंगे, डिपेंडेंसी ऑन जो डेवलप वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको रिड्यूस करेंगे। ये ग्लोबल साउथ के कॉपरेशन को यहाँ पर वो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं ना, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया और अर्जेंटीना के स्टैटिक फैक्ट्स है, ये आपको कवर करने हैं। पास्ट के किस तरह के रिलेशन रहे ये कवर कर रहे हैं। नामीबिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चीता ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम है, ये यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो मोदी जी को मिला है, ये आपको कवर करना है। नामीबिया रिलेटेड फैक्ट हो गए, नामीबिया की कैपिटल क्या है एंड ऑल, ये चीज़ें आपको यहाँ से कवर करनी है। फिर नेक्स्ट आता है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैपिटल वगैरह जो है यहाँ लिखी हुई है। कैरिकॉम क्या है? जैसे मर्कोसर था साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए, वैसे ही कैरेबियन नेशंस के लिए कैरिकॉम है। 15 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। ये 1973 के अंदर बना था, गुयाना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पास्ट में भी त्रिनिदाद एंड टोबैगो का कनेक्शन इंडिया से रहा है ना। कैसे रहा है कि ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि इंडिया से बहुत सारे वर्कर्स को बहुत सारे वर्कर्स को जो है अपने बाकी जो कॉलोनीज़ है वहाँ लेकर जाते थे, उनको फिक्स टर्म पर रखते थे, फूड शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करते थे। लेकिन जिस एग्रीमेंट के थ्रू ये वर्क होता था वो गिरमिटिया नाम से फेमस था, है ना। गिरमिटिया वो पर्टिकुलर एक हमारा एग्रीमेंट था जिसके थ्रू फिक्स टर्म्स के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर कुछ बेसिक फैसिलिटी दे करके इंडियन लेबर्स को इन कॉलोनीज़ के अंदर लेकर जाया जाता था। तो वहाँ लेबर का नाम ही क्या हो गया? गिरमिटियाज हो गया। यही रीज़न है कि पास्ट में बहुत लार्ज स्केल पर माइग्रेशन हुआ इंडियन लेबर्स का इन रीजन्स के अंदर, तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारा पास्ट का कनेक्शन हो गया। नए की अगर बात करें तो CDRI और बायोफ्यूल अलायंस जो है, CDRI हमारा सस्टेनेबल इंफ्रा डेवलपमेंट की बात करता है कि एनवायरनमेंट को लेस से लेस कंसर्न हो, ये हम इंश्योर करेंगे। और बायोफ्यूल अलायंस जो बात कर रहा है वो मतलब बायो डीजल है ना, इस तरह की बात, इथेनॉल एंड ऑल, इस तरह की जो थिंग्स अनाउंस की थी हमने, वो इनिशिएटिव से रिलेट करता है। तो ये आपको कवर करना है कि CDRI क्या होता है और बायोफ्यूल अलायंस क्या है। OCI कार्ड फैसिलिटीज़ जो है वो पर्टिकुलर इंडियन जो वो एक फॉरेन नेशनल जो पास्ट में कभी इंडियन था या इंडियन से इंडिया से बिलोंग करता है, उसको ये कार्ड फैसिलिटी मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो के अंदर 6 जनरेशन की बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि सर ओवरऑल जो है इसके अंदर आप मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकते हो इंडिया के अंदर, आप आगे पढ़ सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, सब कर सकते हो। एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर सकते और वोट कास्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट फैक्ट कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है वो हमारा फर्स्ट कैरेबियन नेशन बन गया है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है, ये आपको याद करना है। इंडिया घाना के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया घाना के रेस्पेक्ट के अंदर 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन कंट्री है ये फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन कंट्री है हमारा, यहाँ पर हमने अपना डिप्लोमेटिक मिशन यानी कि MSC ओपन की थी। हमारे गोल्ड इंपोर्ट्स के केस के अंदर अगर देखोगे तो 70% गोल्ड इंपोर्ट हम घाना से करते हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या है, फाउंडिंग मेंबर जो है वो नाम के फाउंडिंग मेंबर में जो 5 नेशंस है उनमें से 2 तो घाना और इंडिया ही है, ये याद करना है। नाम क्या है इसी क्लैरिस्पेस के अंदर इन्फोग्राफी में लिखा है, वो आपको कवर करना है ना। ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम पे क्वेश्चन बन सकते हैं। घाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नाम के पर्सपेक्टिव से है, इस वजह से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में आ सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील के साथ हमने 2 पॉइंट यहाँ पर साइन किए
या डिस्कशन किया। सबसे पहले ट्रेड नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, अभी जो ट्रेड है उसको ऑलमोस्ट डबल करेंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर। और कैसे करेंगे, तो बाय फोकसिंग ऑन दीज पर्टिकुलर 5 पिलर्स। ये 5 पिलर्स याद रखने हैं आपको कि डिफेंस में एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे, फूड सिक्योरिटी में हम एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे, एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल वाले सोर्सेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नेशनल पार्टनरशिप, इन फील्ड्स पर फोकस करेंगे। ये 6 एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, बट ये इसके की टर्म्स नहीं जाना है, जितना लिखा है बस उतना ही याद करना है। ये 5 फील्ड्स पर फोकस करते हुए नेक्स्ट 5 हमारे कुछ ईयर में हमको अपने ट्रेड को इंक्रीज़ करना है ना, ये आपको याद रखना है। ये पास्ट के पॉइंट्स हैं, जैसे ब्रिक्स है वैसे एक बेसिक नाम का बॉडी एग्जिस्ट करता है, पहले पढ़ा है, क्लैड एक्सप्रेस में है। G20 G4 हम जब डिमांड करते हैं हमारे रिफॉर्म्स की इन द UNSC तब आता है ये। IBC है, ये भी पहले पढ़ रखा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब में मल्टीलेटरल पार्टनर है इंडिया एंड ब्राज़ील दोनों। तो ये सब बॉडीज़ एक बार क्विक गो थ्रू कर लेनी है कि ये क्या है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया, नाम के बारे में सब लिखा हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको पूछा जा सकता है नाम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारे पास डैम रिलेटेड आता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है एक लार्जेस्ट जो है वो डैम बन रहा है हमारा, कहाँ बन रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बन रहा है, यहाँ इस पोजीशन के ऊपर है ना। मेडोक नाम की एक काउंटी है इन तिब्बत, वहाँ चाइना बना रहा है। तो ये डैम अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट है और इन्वायरमेंटली भी हमारा लिए एक कंसर्निंग पर्टिकुलर पार्ट है। ये है क्या, ये तो देखो ऑलरेडी वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डैम है ना, वो चाइना में ही है, 3 जॉर्ज डैम। उसको रिप्लेस करेगा ये डैम, जिसको मेडोक डैम कहते हैं, क्योंकि मेडोक काउंटी में है फिलहाल के लिए, ऑफिशियल नेम अभी तक अनाउंस नहीं है हमारा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट ये आता है कि इतना क्या कंसर्निंग है, क्या इंडिया के अंदर बन रहा है, नहीं, क्या इंडिया के किसी ऑक्यूपाइड रीजन के अंदर बन रहा है, नहीं, ये तिब्बत में बन रहा है, लेकिन ये बन रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर के पास यहाँ। तो जो इसकी साइज़ है उसको ऐसे समझ सकते हो कि अभी जो 3 जॉर्ज डैम है हमारा, वो उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि जब उसकी जो कैपेसिटी है उसकी वजह से अर्थ की रोटेशनल स्पीड स्लो हो गई है ना, क्योंकि इतनी लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है वाटर को स्टोर किया है, ये उससे भी 3 टाइम्स हायर है। तो और क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम कह नहीं सकते, फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी पार्ट है कि ये जो रीजन है ना, हिमालयाज़ का रीजन है, ये अर्थक्वेक अफेक्टेड रीजन है, जोन 5 में आता है। यहाँ अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, अभी रिसेंटली हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी हुआ है ना, उससे पहले लैंडस्लाइड वगैरह हुआ। तो यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती है, क्योंकि ये बहुत फ्रजाइल एरिया है हमारा। जब इतना फ्रजाइल एरिया है तो चांसेस आर देयर कि इसके ऊपर यहाँ भी कुछ होने के चांसेस है। अगर इतनी लार्ज कैपेसिटी का डैम अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटिक के इम्पैक्टेड हो गया और वहाँ कुछ फेलियर हुआ, तो जो लोअर रिपरेंट रिवर्स है यानी हमारे स्टेट्स है यानी इंडिया और बांग्लादेश, वहाँ तो मैसिव फ्लड्स आ सकती है ना। जो डिजास्टर आएगा वो एक नेक्स्ट लेवल का डिजास्टर होगा। सेकंड पर्टिकुलर पार्ट है कि चलो ठीक है, नेचुरली कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर यहाँ रोकते हो तो यहाँ तो वाटर ठीक है, उसको अवेलेबल रहेगा, अपनी एनर्जी वगैरह सब बना सकते हो, लेकिन जो इसके नीचे वाले स्टेट है यानी कि लोअर रिपरेंट स्टेट्स हैं इंडिया और बांग्लादेश, वहाँ की स्ट्रीम तो हमारी स्लो जो है बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी, वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। इन दैट केस उनके लिए वाटर इतना अवेलेबल रहेगा नहीं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनके बीच में इंडस वाटर को लेकर के शेयरिंग की ट्रीटी है, लेकिन चाइना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इस तरह की कोई शेयरिंग की ट्रीटी नहीं है। तो इन दैट केस अगर वो रोकता भी है तो आप इंटरनेशनल चैलेंज कर नहीं पाओगे इस पार्ट को। और सेकेंड पार्ट जो हमने पाकिस्तान के साथ किया ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, कि हमने ब्लॉक ही कर दिया इंडस वाटर के जो उसकी रिवर्स थी उसके एक्सेस को, ये काम ये भी तो कर सकता है हमारे साथ में इन फ्यूचर। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा हमारा पार्ट। और दूसरा पार्ट, इसको एज ए वेपन भी तो यूज़ कर सकते हो, हमने भी तो यही किया था जब हमने विदाउट गिविंग इन्फॉर्मेशन गेट्स ओपन कर दिए थे तो पाकिस्तान में फ्लड आ गई थी। ये हमारे केस पे भी वो कर सकता है इन द इमरजेंसी सिनेरियो एंड ऑल। सेकेंडरी पार्ट, जब सब कुछ नॉर्मली रह जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि रिवर्स अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स यानी कि स्लिट्स वगैरह लेकर आती है। अगर डैम बना दोगे तो स्लिट तो वहीं रुक जाएगा, तो जो वाटर आएगा उसमें वो रिक्वायर्ड जो सेडिमेंट्स वगैरह है जो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ये सब इश्यूज़ हैं इस डैम के, इस वजह से हमको ये कवर करना है, इसके फैक्ट भी कवर करना है और इस डैम के क्या इम्प्लीकेशन रहेंगे, स्ट्रेटजी की इम्प्लीकेशन वो भी कवर करना है और इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे ये भी कवर अप करना है। दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अब जब डैम सेफ्टी की बात करते हैं तो कुछ इनिशिएटिव्स आते हैं, वो भी आपको साथ में कवर करना है कि इंडिया में डैम सेफ्टी को लेकर के क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं। तो दीज आर द एफर्ट्स जो हमने टिल डेट तक की हैं डैम सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, डैम्स को रेगुलेट करने के लिए। जैसे हमारा सबसे पहले एक्ट, तो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 इंडिया में डैम्स को रेगुलेट करता है।
इंडिया में लार्ज डैम्स यानी कि जिनकी हाइट 15 मीटर से अबव है उनको लार्ज डैम्स कहते हैं, वो अलग से रजिस्टर होता है। कौन रजिस्टर करता है उसको, है ना, CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन। हमारा रजिस्टर का नाम क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स, यही नाम है उसका। जो डैम्स की वजह से रीहेबिलिटेशन होता है ना, उस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है। जो डैम कंस्ट्रक्ट किया है वो स्ट्रक्चरली कितना स्ट्रांग है, मतलब जब आप बनाओगे उसको उससे प्रायर आप चेक करते हो कि क्या अर्थक्वेक प्रूफ है, वो अर्थक्वेक को हैंडल कर पाएगा। वो सेंटर कहाँ एग्जिस्ट करता है, जयपुर राजस्थान में। एक रियल टाइम में एक डैम में या किसी वाटर बॉडी में कितना वाटर अवेलेबल है, उसका जो फोरकास्टिंग है वो इस वॉइस प्लेटफॉर्म के थ्रू पता लगता है। फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर डैम की हेल्थ क्या है, या सिस्मिक एनालिसिस यानी कि एक सिस्मिक एक्टिविटी के बाद में, अर्थक्वेक के बाद में डैम पर क्या इम्पैक्ट आया, वो इन टूल्स के थ्रू पता लगता है। ये वो पर्टिकुलर हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो अभी तक हमने डैम सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए किए हैं। इसके साथ क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों इन्वॉल्व है, तो आपको पास्ट के कुछ फैक्ट्स को कवर करना है। जैसे इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स वगैरह है वो कवर करना है, कहाँ कहाँ डिस्प्यूट्स है, क्यों डिस्प्यूट्स है, ट्रेड का नंबर क्या है, बॉर्डर का नाम क्या है, ये सब कवर करना है। और ये सब मैंने यहाँ लिख दिए, आपको कुछ भी ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस यहाँ से चीज़ों को कवर कर लो, आपके मोस्ट ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इजीली कवर्ड हो जाएंगे, है ना। ये सब ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ पार्ट है, नया कुछ भी नहीं है इसमें अंदर, है ना, इंडिया चाइना वाले पार्ट में। लेकिन एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना ताकि एक बार क्विक रिकैप हो जाए। अगला जो पार्ट आता है हमारा थर्ड टॉपिक, जहाँ रशिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है तालिबान लीड अफगानिस्तान गवर्नमेंट को, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये इंसिडेंट हुआ है। और इससे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि पास्ट में क्या हुआ था। अगर आप देखोगे क्लैड एक्सप्रेस के अंदर, तो किसी क्लैड एक्सप्रेस के अंदर एक टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश, इंडिया और तालिबान का एक बायलैटरल टॉक हुआ था, उस टॉपिक के साथ इसको कवर करना है। तो सबसे पहले न्यूज़ ये है कि रशिया ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान लीड गवर्नमेंट है उसको, कि हाँ भैया ये एक ऑफिशियल लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे ये किया उसके बाद ICC ने वारंट भी इशू कर दिया अगेंस्ट 2 सीनियर लीडर ऑफ तालिबान, कि भाई वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें करते हैं, ये सही नहीं है। मतलब वो बता रहे हैं कि जहाँ आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो गवर्नमेंट को, एक्चुअल में वो लोग कल्प्रिट है, एक्चुअल में वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। ये एक एक्शन का रिएक्शन था ICC का, इसीलिए इसके साथ ICC भी कवर करना है। ICC पढ़ोगे तो ICJ भी कवर अप करना है। नाउ तालिबान को रिकॉग्नाइज़ क्यों किया होगा रशिया ने, बिकॉज वो इस पूरे एरिया के अंदर जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है USA का, उसको भी काउंटर करना चाहता है। क्यों, क्योंकि देखो अफगानिस्तान से बाहर आया USA, तो वहाँ है एक वेकेंट, है ना, पावर जो है वैक्यूम बन रखा है वहाँ। अभी लेटेस्टली अब पाकिस्तान के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और इंडिया को काउंटर कर रहा है। इंडिया को काउंटर कर रहा है, इट मीन्स रशिया को काउंटर करने के लिए इंडिया पर इतना प्रेशराइज कर रहा है। तो वहाँ एक पावर वैक्यूम के अंदर रशिया चाहता है कि यहाँ हमारी प्रेजेंस रहे, ताकि आने वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम काउंटर कर पाए इस पूरे रीजन को। ये बेसिक मोटिव था कि रशिया ने रिकॉग्नाइज़ किया तालिबान लीड गवर्नमेंट को, ताकि तालिबान प्रॉब्लमेटिक नहीं बन जाए हमारे लिए, कभी फ्यूचर में यूज़ आए तो हम तालिबान को यूज़ करते हुए अमेरिका को इन दिस पर्टिकुलर रीजन काउंटर कर सके। हालांकि मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है अमेरिका का फिलहाल इस रीजन में, लेकिन क्योंकि जो क्लोजनेस विजिबल है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, वो हमारे लिए भी कंसर्निंग है और रशिया के लिए भी कंसर्निंग है, क्योंकि प्रेशराइज करना इंडिया को रशिया के लिए एक हमारा इकोनॉमिक जो है फेलियर भी रहेगा, और स्ट्रेटेजिक तो ज़्यादा नहीं पड़ता क्योंकि कुछ खास हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ इकोनॉमिकली ज़्यादा रहेगा। तो सैंक्शंस और लगाए, जैसे अभी ऑयल वगैरह परचेज तो इंडिया ने थोड़ा सा अमाउंट कम भी किया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया है। अब तालिबान जो है यहाँ आया कैसे, तो पास्ट में यहाँ सिविल वॉर हुआ था अफगानिस्तान के अंदर। उस सिविल वॉर में डिमांड था कि इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन अफगानिस्तान। तो वो जो हमारा सिविल वॉर है वो 2 साल चलता है, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो फाइनली उस पर्टिकुलर सिविल वॉर के अंदर रिमूव हो जाती है और नया पर्टिकुलर रूल स्टार्ट होता है तालिबान का। तो काबुल को कैप्चर कर लेते हैं, सिचुएशन सब ठीक चल रही थी। लेकिन बाद में एक इंसिडेंट होता है जहां अमेरिका को एंट्री लेनी पड़ती है इन अफगानिस्तान। वो होता है 9/11 का अटैक, जो ट्विन टावर्स थे वहाँ अटैक किया था, पेंटागन पे अटैक किया था। तो 9/11 जो है हमारा वो अटैक होता है। US ने फिर कहा कि भाई ये क्यों हुआ, ये किया अल-कायदा ने किया और ओसामा बिन लादेन ने किया, जिनका हाइड आउट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर था, यानी कि अफगानिस्तान के सॉइल का यूज़ हुआ अगेंस्ट US। तो फिर US ने हमारा जो है इन्वेजन कर दिया इन अफगानिस्तान, नाटो फोर्सेस वगैरह सब मिल करके वॉर होता है, लेकिन तालिबान वहाँ से रिमूव हो जाती है। फिर नया गवर्नमेंट बनता है US की हेल्प से, और वहाँ पर एक अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही होती है।
20 ईयर तक ऑलमोस्ट यूएस की जो मिलिट्री है वो अफगानिस्तान के अंदर रहती है, फ्रॉम 2021 से लेकर के 2001 से लेकर के 2021 तक, ये 20 ईयर के स्पान तक रहती है। लेकिन इस पूरे टाइम फ्रेम में बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत सोल्जर्स की डेथ भी होती है, क्योंकि तालिबान और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रन ही कर रहा था। तो इन दैट केस अमेरिका की पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हम अननेसेसरी थर्ड वर्ल्ड के अंदर क्यों लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेने देना है वहाँ पे। भाई अगर आप ओसामा बिन लादेन की प्रेजेंस की बात करते हो, वो तो मर गया बराक ओबामा के टाइम पीरियड के अंदर ही, आज यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो जब जो बिडेन आए थे तो उनके मैनिफेस्टो में ये भी एक पर्टिकुलर पार्ट था कि अगर हम आएंगे तो इसको फिनिश कर देंगे, इस पर्टिकुलर वॉर को एंड कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे हमारी फोर्सेस को। तो वही पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और इसकी टॉक स्टार्ट होती है 2018 से, जहाँ हम पीस टॉक स्टार्ट करते हैं कि भाई तालिबान और यूएस को लड़ना बंद कर देना चाहिए। बाद में डील साइन होती है कि अगर यूएस से विड्रॉ कर लेता है तो ऑब्वियसली कोई भी टेरर एक्टिविटी वगैरह वो नहीं करेगा। तो फिर फाइनली एग्जिट होता है 2021 के अंदर। इस तरह से यहाँ पर अमेरिका का विड्रॉल होता है। जैसे अमेरिका जाता है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वहाँ की है और वहाँ की आर्मी वो इतनी ट्रेंड नहीं होती है कि इस काउंटर अटैक को हैंडल कर पाए। तो प्रेसिडेंट जो थे अशरफ गनी वो कंट्री छोड़ के चले जाते हैं और तालिबान फिर से पावर में आ जाता है। अभी रिसेंटली यहाँ पर इसकी गवर्नमेंट को रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है। ये आपको कवर करना है। ये पास्ट का सिग्निफिकेंस है कि एक टाइम पीरियड हुआ करता था जब अफगानिस्तान जो है दो एम्पायर्स के बीच का एक बफर जोन था, ब्रिटिश एम्पायर और सार का रशिया। ब्रिटिश आपने जो हिस्ट्री पढ़ी होगी है ना वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, जो रशियन रिवोल्यूशन वगैरह पार्ट है उसके आसपास ये आया होगा न्यूज़ में। तो उस टाइम पीरियड के अंदर ये एक ग्रेड गेम था। उस टाइम पीरियड को कहते थे कि 19वीं सेंचुरी के अफगानिस्तान जो बफर स्टेट था दोनों के बीच में, वो ग्रेट गेम था। बाद में अफगानिस्तान को ऑटोनॉमी मिल जाता है आफ्टर थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। लेकिन एक टाइम पीरियड आता है कि जब नया नया सोवियत यूनियन बनता है तो वो अफगानिस्तान को सपोर्ट भी करता है और बाद में अफगानिस्तान जो है वो इनके अंडर भी रह जाता है, प्रो सोवियत गवर्नमेंट के पावर के अंदर भी रह जाता है। बाद में फिर अमेरिका का इंटरवेंशन होता है और जब अमेरिका का इंटरवेंशन होता है तो फिर रशिया का जो इम्पैक्ट है, डोमिनेंस है, वो रिड्यूस हो जाता है। ये पास्ट के फैक्ट है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बात की, तालिबान के बीच की बात की जाए तो रिलेशन स्केच है। तो अगर हम अफगानिस्तान इंडिया के देखें तो एज ए गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमने वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट भी किया है। जो हमारा चाहबार एग्रीमेंट है उसके थ्रू चाहबार पोर्ट से काबुल तक हमने ये हाईवे भी बनाया है। दीज आर द अदर थिंग्स जो हमने वहाँ पे डेवलप किए। लेकिन अगर तालिबान रिलेटेड बात करें तो तालिबान को हम पहले भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। जब 1996 में वो आया था 2001 के अंदर अमेरिका इंटरवेंशन तक भी नहीं करते थे और अभी भी नहीं करते हैं। हाँ, हमने पीस टॉक जरूर इनिशिएट की है विद तालिबान। क्यों की है? ताकि हम चाहते हैं कि सॉइल ऑफ तालिबान को अगेंस्ट सॉइल ऑफ अफगानिस्तान को अगेंस्ट इंडिया यूज़ नहीं किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ड्रग्स जो है बहुत लार्ज स्केल पर स्मगल होता है ना, उस बड़े रीज़न से, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो हमारा गोल्डन क्रिसेंट का एक पार्ट है। और दूसरा, वहाँ टेरर एक्टिविटी, पाकिस्तान अपने इन्फ्लुएंस को वहाँ पर इंक्रीज़ करके इंडिया के अगेंस्ट एक्शंस कर सकता है। तो वो इसीलिए हम पीस टॉक्स कर रहे हैं कि हम आपको रिकॉग्नाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं आपके यहाँ पर, आप उसको यूज़ करो, बिजनेस वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे अगेंस्ट वर्क नहीं करना है। तो हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये याद रखना है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे हमारे रीजन के अंदर। इस वजह से हमने इसको टॉक्स को स्टार्ट किया है। ये आपको याद रखना है। ज़्यादा डीप जाने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ही पढ़ना है। और एक प्रीवियस किसी क्लैट एक्सप्रेस के अंदर कुछ पार्ट्स थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, है ना, वो टॉक्स के अंदर हमने लिखे थे, वो आपको कवर कर लेना। एक बार गो थ्रू करना तो आपको आइडिया हो जाएगा ना। नेक्स्ट पार्ट, राज्यसभा के अंदर 4 पर्सन्स को नॉमिनेट किया है। देखो, राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा हमारा सेकंड हाउस है ना, और अपर हाउस भी है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट हमारे। तो लोकसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स। यहाँ हमारे इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, मतलब इलेक्टेड डायरेक्टली तो नहीं होते, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड्स होते हैं। जो 12 नॉमिनेटेड है उसमें से 4 पर्सन्स को अभी नॉमिनेट किया है ना। ये वो 4 पर्सन्स के नाम है, नाम याद रखना है, पूछ लेगा आपको, है ना, कौन सी फील्ड से आया है ना, कौन है, इस तरह की चीज़ें आ सकती है। तो चांसेस आर देयर कि आपको जब इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट पार्ट आता है कि कौन सा आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि नॉमिनेट मेंबर होंगे। ये 2 आर्टिकल है जहाँ लिखा है कि 12 नॉमिनेट मेंबर होंगे और 4 फील्ड, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस से इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। स्पोर्ट्स अलग से कैटेगरी नहीं है, वो आर्ट के अंदर ही हम कवर करते हैं, है ना, ये याद रखना है ना। राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट मैक्सिमम वो है 250, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड और 238 हमारे इलेक्टेड होते हैं।
इलेक्टेड कौन करता है? हम इलेक्टेड नहीं करते। रेस्पेक्टिव स्टेट के पास, हर स्टेट के पास फ्यू नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स है जो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल नंबर 4 है वहाँ लिखी हुई है, जैसे राजस्थान में 10 है, यूपी की 31 है ना। ऐसे हर स्टेट के पास में फ्यू सीट्स है, 3 यूनियन टेरेटरीज के पास में भी सीट्स है। उस रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरेटरी की जो असेंबली होती है, स्टेट असेंबली, वहाँ के एमएलएज जो है एमपीज ऑफ राज्यसभा इलेक्ट करते हैं। हम वोट कास्ट नहीं करते, सिटीजन्स आर नॉट कास्टिंग वोट। इलेक्टेड एमपीज ऑफ रेस्पेक्टिव असेंबली, जितनी भी नंबर ऑफ सीट उनको अलोकेटेड है वो फिल करते हैं किसी भी पर्सन को नॉमिनेट करके या किसी एमएलए को एमपी बना करके, जो भी उनको ठीक लगे। लेकिन नॉमिनेट मेंबर जो है वो इलेक्टेड नहीं होते, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर आएंगे। प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। ओवरऑल 4 पर्सन को भी नॉमिनेट किया। 4 क्यों किया, 12 क्यों नहीं किया? क्योंकि राज्यसभा के अंदर मेंबर जो रिटायर होते हैं वो सारे एक साथ रिटायर नहीं होते। विद द गैप ऑफ 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। जब विद द गैप ऑफ 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर होंगे तो ऑब्वियसली फिर क्या है हमारा 12 का 1/3 करोगे तो 4 ही आएगा हमारा। तो 4 मेंबर को इसलिए अभी अपॉइंट किया है, ये आपको याद रखना है। हाँ, फिर राज्यसभा के साथ इसके अंदर लोकसभा भी है और पार्लियामेंट क्या होता है ये भी लिखा रखा है, तो ये आपको कवर करना है। स्टैटिक फैक्ट है पूरा का पूरा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इस पे आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है। अगला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, अगला पार्ट हमारा राज्यसभा से भी थोड़ा सा रिलेटेड है। यू कैन एक्सपेक्ट कि जब इस पर क्वेश्चन आएगा तो 2 पर्टिकुलर पार्ट को मिला के पूछा जा सकता है ना। पोस्ट क्वेश्चन जो है वो दोनों को मिला के आने के चांसेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आता है मिड टर्म रिज़ाइन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो मिड टर्म रिज़ाइन कर दिया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। हालांकि इससे प्रायर 2 और रहे जिन्होंने रिज़ाइन किया, वीवी गिरी एंड आर वेंकटरमण, लेकिन दोनों ने जो रिज़ाइन किया वो क्योंकि प्रेसिडेंट बन गए थे इसलिए रिज़ाइन किया था। हेल्थ इशू की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है। तो आर्टिकल जो है हमारा वो 67A है, जहाँ ये लिख रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिज़ाइन कभी भी कर सकते हैं बाई सबमिटिंग हिज और हर रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट को अपना रिज़ाइन जो है वो दे दिया। लेकिन जैसे ही ये रिज़ाइन आप जो है सबमिट करते हो, आप इमीडिएटली जो है पोस्ट को वैकेंट मान सकते हो। यहाँ लिखा क्या ये याद रखना है, रेजिग्नेशन बिकम इफेक्टिव इमीडिएटली अपॉन सबमिशन। जब सबमिट हो जाता है तभी से पोस्ट वैकेंट है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ एक स्टेटमेंट लिख रखा है कि रेजिग्नेशन बिकम इफेक्टिव इमीडिएट ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन लेटर, ऐसा नहीं है। जब आप सबमिट कर दिया तभी से पोस्ट हमारा वैकेंट मानी जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब ये रिमूव कैसे होता है? तो देखो, रिमूव करने के लिए कोई ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई ग्राउंड यहाँ पर सेपरेटली मेंशन नहीं है। सेकंड पर्टिकुलर पार्ट, जब आप रिमूवल के लिए मोशन इंट्रोड्यूस करोगे तो वो कौन सा हाउस में रिमूवल का मोशन लेकर आ सकते हो? तो मोशन जो है वो आप दोनों हाउस में लेकर नहीं आ सकते, ओनली राज्यसभा में लेकर आ सकते हो। वाई? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दो और वही पर्सन जो है हमारा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बना रहे, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होगा। तो जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसको इस पोस्ट से भी विकेट करना पड़ेगा। इस वजह से आप इंट्रोड्यूस ओनली कब कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, इन विच हाउस? राज्यसभा के अंदर कर सकते हो ना। राज्यसभा के अंदर आपने जो भी मोशन इंट्रोड्यूस किया ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन, उसको पास करना इज नेसेसरी। पास करेंगे किससे? इफेक्टिव मेजॉरिटी से। किससे करेंगे? इफेक्टिव मेजॉरिटी से। इफेक्टिव मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जो भी आपकी सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स उसका 50% +1। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1 नहीं। इफेक्टिव मेजॉरिटी का जो मतलब होता है वो होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का हमारा 50% +1। ये अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होता है तो फिर मैटर लोकसभा के अंदर जाता है, और मैटर लोकसभा के अंदर जब जाएगा तो वहाँ सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, जो भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसका प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1। यानी कि अगर आपको रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को फ्रॉम द पोस्ट तो दो हाउसेज में डिफरेंट वोटिंग होगी। जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो इफेक्टिव या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी टोटल सीट का 50% +1। जब लोकसभा की बात करेंगे तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1। ये हमको रिक्वायर्ड है। जब ये हो जाएगा तो हम रिमूव कर देंगे इमीडिएटली वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन टिल डेट तक आज तक किसी को रिमूव नहीं किया, ये याद रखना है ना। नेक्स्ट पार्ट आता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की प्लेस पे कौन आएगा? तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है वो आएगा। लेकिन पॉइंट आता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कौन आएगा? तो कोई कंपलसरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहाँ लिखा हो कि कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे। देखो, कन्वेंशन इज देयर, कन्वेंशन हम मान सकते हैं, है ना। क्या है कन्वेंशन? प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट और सीजीआई, कन्वेंशन इज देयर। लेकिन ये नॉर्मली ऐसे वर्क करता है कि जब प्रेसिडेंट नहीं है तो वीपी आएंगे, और वीपी भी नहीं है तो सीजीआई आएंगे। ये सिचुएशन थोड़ा सा रेयर है कि प्रेसिडेंट तो अवेलेबल है, बस वीपी अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जगह पे सीजीआई ले आओ। ला सकते हो, मना नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कंपल्सरी लिखा नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है कि इन केस वीपी इज़ नॉट प्रेजेंट देन सीजीआई को बना दो। अगर क्योंकि अगर ऐसा कंपल्सरी होता तो आज जो पोस्ट वैकेंट है वो वैकेंट होता ही नहीं है हमारा। ठीक है। सेकंड पर्टिकुलर पार्ट ये आता है कि इलेक्शन कितना जल्दी कराओगे, तो इलेक्शन के लिए कोई टर्म नहीं लिख रखा है। प्रेसिडेंट के केस में टर्म इज देयर कि फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन 6 मंथ्स के विद इन आपको उसको फिल करना है। यहाँ ऐसा कोई टर्म नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल है। अब भले कल करा दो, 3 मंथ्स बाद कराओ, 6 मंथ बाद फिल करो, या 1 ईयर बाद करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ लिखा ही नहीं है। इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, है ना। कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। फिर ये प्रेसिडेंट के बारे में कुछ फैक्ट है कि प्रेसिडेंट हमारा सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इलेक्शन कैसे होता है? तो इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करते, वी आर नॉट इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों। कौन पार्टिसिपेट करता है? तो जैसे राज्यसभा के केस के अंदर होता है, स्टेट की असेंबली के मेंबर्स वगैरह जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ भी कुछ इस तरह का पर्टिकुलर पार्ट रहता है कि बोथ द हाउसेस के, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अब लोकसभा के अंदर कितने मेंबर है? तो इलेक्टेड जो है लोकसभा के अंदर 543 है, नॉमिनेटेड है ही नहीं। राज्यसभा के अंदर अभी देखा हमने ओवरऑल 233 प्लस 12 नॉमिनेटेड, है ना, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ जो है वो हमारी 250 है, लेकिन प्रेजेंट में इतनी सीट फील्ड है हमारा, तो ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि 788, है ना, इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन के अंदर। ये याद रखना। मेथड का नाम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। ये चीज़ें आपको याद करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है। फिर ये हमारे सारे वाइस प्रेसिडेंट के नाम हो गए, फिर इनसे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर फैक्ट हो गए, है ना, कौन कब बना, उनके रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब लिखे हुए हैं, ये यहाँ से आपको कवर करने हैं। ओनली फैक्चुअल है, ज़्यादा डीप जाने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना वर्स्ट केस सिनेरियो में क्वेश्चन आ सकते थे वो हमने सारे कवर कर लिए, है ना। ईजी से ईजी भी कवर कर लिया, टफ से टफ भी कवर कर लिया। उसको जो पूछना है, जैसे पूछना है, वो इजीली हमारा पूछ सकता है। वी आर प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई अगर इस तरह से नहीं आकर के ऐसे भी आया तो हम आराम से मार्क कर लेंगे। ठीक है। चलो, अगला पर्टिकुलर पार्ट आता है हमारा रिमूवल ऑफ जजेस से रिलेटेड, क्योंकि जस्टिस वर्मा जो है उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी है। तो वैसे ये टॉपिक हमने पहले भी कवर किया, अगर आपको याद हो, किसी क्लैट एक्सप्रेस में एक टॉपिक था आपका 52nd सीजीआई का अपॉइंटमेंट, वहाँ हमने इसको कवर किया था, लेकिन वो इंटायर एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था। अब हम थोड़ा सा रिमूवल के प्रोसेस पर ध्यान देंगे। अब रिमूवल क्यों ध्यान देंगे जस्टिस वर्मा या यशवंत वर्मा के अगेंस्ट? कि सर इनके घर पे कुछ पर्टिकुलर बैग में कैश मिला था। वो जो कैश मिला था इनके घर के अंदर वो 15 करोड़ के आसपास का कुछ मनी था। अब इन्होंने कहा कि मेरा पैसा नहीं है। अब 15 करोड़ मिला है ना, कुछ पर्टिकुलर बैग्स में भरा हुआ, जला हुआ, ठीक, वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो गया था। तो कहा कि कर प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है तो फिर ऐसे पर्सन को नहीं रखना चाहिए। तो इनको पहले कहा रिज़ाइन कर दो, इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। जब रिज़ाइन नहीं करोगे तो फिर ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट। द की वर्ड हेयर इज़ इम्पीचमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में, एक पर्सन के अलावा इम्पीचमेंट वर्ड है ही नहीं। ओनली यूज़ हुआ है फॉर वन पर्सन एंड ओनली एक ही प्लेस पे यूज़ हुआ है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वर्ड इम्पीचमेंट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 61। ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये वर्ड इम्पीचमेंट फॉर द जजेस वो यहाँ इस एक्ट में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है ना 124 क्लॉज 4, वहाँ लिखा है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, आर गोइंग टू बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सिमिलरली हाईकोर्ट के केस में हाईकोर्ट के जज को प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, लेकिन अपने विल से नहीं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट कैसे रिकमेंडेशन देगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, वो पार्लियामेंट में छोड़ दिया कि आप डिसाइड करना। पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट बना दिया, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968, और इसके अकॉर्डिंग बताया कि प्रोसीडिंग क्या होगी रिकमेंडेशन देने की। तो उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले एलिगेशंस लगाने पड़ेंगे। तो एलिगेशंस के 2 ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, है ना, सबसे पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड सेकंड पर्टिकुलर पार्ट इज इनकैपेसिटी। इन दोनों में से कोई एक ग्राउंड रहेगा।
जब ये एलिगेशन लगाओगे तो फिर रेजोल्यूशन कहाँ प्रेजेंट करोगे? अगर लोकसभा में करना है तो 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर राज्यसभा में करना है तो 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए, है ना, बेस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर ग्राउंड। लेकिन किसी एक हाउस की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि दोनों में अलग अलग सपोर्ट चाहिए। लोकसभा में कर रहे हो तो 100, राज्यसभा में कर रहे हो तो 50। इस तरह से यू कैन प्रेजेंट दैट मोशन यानी रेजोल्यूशन टू रिमूवल। नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट है, अगर वो मैटर एक्सेप्ट होता है, सबमिट हो जाता है लोकसभा में स्पीकर के पास, राज्यसभा में चेयरमैन के पास, तो इंक्वायरी कमेटी बनती है। उस इंक्वायरी कमेटी के अंदर कौन कौन होता है? तो 3 लोग होते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा। ये हमारे 3 लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद अगर इंक्वायरी कमेटी ने फाइंड किया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, प्रूव मिसबिहेवियर कुछ हुआ है या इनकेपेसिटी का कोई ग्राउंड बनता है, तो मैटर हमारा पार्लियामेंट का वापस जाएगा, अदरवाइज जाएगा नहीं। अगर गिल्टी हुए हैं तो पार्लियामेंट को फिर वो रिपोर्ट को डिस्कस करके पास करना पड़ेगा। पास कैसे? स्पेशल मेजॉरिटी से। पास कैसे करना पड़ेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से। ये क्या होता है? बोथ हाउसेज मस्ट पास विद द मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, है ना। मेजॉरिटी टोटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? टोटल का 50% प्लस 1, हाँ, टोटल का 50% प्लस 1, ये याद रखना है आपको। आगे और लिख रखा है एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, यानी कि एक हाउस में 2 बार वोटिंग करा रहे हो, लोकसभा में 2 बार, राज्यसभा में 2 बार। लोकसभा के अंदर टोटल का 50% प्लस 1 एंड उसी लोकसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। राज्यसभा के अंदर टोटल का 50% प्लस 1 एंड उसी राज्यसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ऐसे 2 बार वोटिंग होगी। अगर ये हो जाता है तो मैटर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे। ये इस तरह से रिकमेंडेशन देता है हमारा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को, है ना। टिल डेट तक रिमूव किसी को नहीं किया है थ्रू इम्पीचमेंट, लेकिन हाँ इनिशिएट जरूर किया था फ्यू पर्सन्स के अगेंस्ट। ये कुछ प्रोमिनेंट नाम है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी वही स्टैटिक फैक्ट है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होता है वो 52 जजेस वाले टॉपिक में पढ़ा है हमने, तो एक बार क्विक रिकैप के लिए ऐड किया है, गो थ्रू कर लेना ताकि कोई पार्ट आपका मिस नहीं हो जाए ना। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में, वो है न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी। 2001 की पॉलिसी को ये रिप्लेस करेगा न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारा, जिसको नाम दिया है गवर्नमेंट ने खेलो भारत नीति, जो 5 पिलर्स पर बेस्ड है। ये वो 5 पिलर्स है, याद रखना है। ग्लोबल स्टेज तक अपने आप को प्रमोट करना, यानी कि ओलंपिक्स वगैरह जो ग्लोबल इवेंट्स वगैरह और होते हैं वहाँ पर एथलीट्स को हमारा जो है ट्रेन करके ऐसे एथलीट डेवलप करना है जो ग्लोबल स्टेज पे परफॉर्म कर पाए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी पार्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है स्पोर्ट्स की फील्ड का, कैसे बिजनेसेस प्रमोट करके स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, है ना। स्पोर्ट्स टूरिज्म, जैसे मेडिकल टूरिज्म होता है, बहुत सारे लोग जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, तो मेडिकल टूरिज्म का पार्ट है। वैसे ही ट्रेनिंग के लिए इंडिया आए, ऐसी फैसिलिटीज़ हम वर्ल्ड क्लास बनाए, वो जो है प्रमोट करेंगे। सोशल डेवलपमेंट भी प्रमोट करेंगे, जेंडर इंक्लूजन लेकर आएंगे, वीकर सेक्शंस को प्रमोट करेंगे ताकि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो भी स्पोर्ट्स के अंदर आए। स्पोर्ट्स ओनली फॉर द ऐसे प्रमोट नहीं करना है कि हाँ नेशनल लेवल परफॉर्म करना है, इंटरनेशनल लेवल परफॉर्म करना है। स्पोर्ट्स कोई ना कोई तो पर्सन हमारा स्पोर्ट्स कोई एक गेम तो खेले ही खेले, तो है ना। जैसे हमारा फिट इंडिया मूवमेंट था तो स्पोर्ट्स इज़ नेसेसरी, उसी लाइन के ऊपर लोगों को अवेयर कराए कि भाई स्पोर्ट्स क्यों नेसेसरी है, और स्पोर्ट्स को एनईपी का पार्ट बनाएंगे। वैसे आज भी पार्ट रहता है एनईपी, आज भी पार्ट है स्पोर्ट्स हमारे स्कूल करिकुलम का, कहीं ना कहीं एक लेक्चर रहता है स्पोर्ट्स का, लेकिन या तो वो फ्री लेक्चर रहता है या एडजस्टमेंट हो जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में कि मेरा ये वाला सिलेबस बाकी है और इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि हम स्पोर्ट्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएंगे इसको। हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स के कुछ मार्क्स वगैरह भी ऐड कर दिए जाए। तो ये 5 इसके पिलर्स हैं। इसके साथ गवर्नमेंट ने क्या कहा है, इसके साथ गवर्नमेंट ने कुछ और चीज़ें भी अनाउंस की है। गवर्नमेंट सेड कि हम एक्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस करेंगे, जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस करेंगे। एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम रखा है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। तो कहा कि हम 2 अलग अलग डेडिकेटेड जो है सेल्स बनाएंगे और ऐसा ही बाकी के साथ भी करेंगे। ओलंपिक के लिए अलग से नेशनल ओलंपिक कमेटी बनाएंगे जो सिर्फ ओलंपिक स्पोर्ट्स को गवर्न करेगी। फिर पैरालंपिक के लिए अलग से बॉडी बनाएंगे और जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनके ऊपर एक अम्ब्रेला बॉडी भी बनाएंगे, है ना। वो हमारा नाम दिया नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। कहा कि ये डिसाइड करेगी कि किसी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को, यानी कि बॉक्सिंग की, रेसलिंग की, बैडमिंटन की, जितने भी गेम है अलग अलग जो उसकी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनको फंड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करेगा। तो एक अम्ब्रेला बॉडी हो जाएगी, तो एक हमारा मैकेनिज्म बन जाएगा टू मॉनिटर द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि जो उन्होंने बना रखा है वो अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए बनाया है। फिर इसके अंदर कौन कौन होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर अपॉइंटमेंट करेगी, चेयरमैन और बाकी कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल भी बनाएंगे। इन्होंने कहा कि कुछ स्पोर्ट्स
के रिलेटेड जो इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं स्पोर्ट्स बॉडीज़ में हो जाए या कोई एथलीट और एग्जीक्यूटिव के बीच में हो जाए, उनके लिए अलग से एक ट्राइब्यूनल बनेगा जो हमारा चेयर कौन करेगा, सिटिंग या रिटायर सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। सिटिंग भी हो सकता है, रिटायर भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ये हेड करेंगे। ये किस तरह के मैटर को देखेगा कि सर इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो ये कवर करेगा, एथलीट सिलेक्शन को लेकर के कोई इशू हो जाए तो कवर करेंगे, कोई गवर्नेंस कंप्लाइंस के कुछ इशू हो जाएंगे तो करेंगे, और अगर डिसीजन पसंद नहीं आए तो सीधा कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सीधा कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। क्या क्या आप गवर्न नहीं करोगे, मतलब ये बॉडी कवर नहीं करेगी। ओलंपिक रिलेटेड जो पर्टिकुलर थिंग्स है ना, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम रिलेटेड जो पार्ट है, उन डिस्प्यूट्स को आप कवर नहीं करोगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर मैटर जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी गवर्न करती है वो नहीं करोगे, और डॉपिंग रिलेटेड केसेस आपके पास नहीं आएंगे। एक प्रोविजन इसमें ऐड किया था, हालांकि इफेक्टिव नहीं हुआ है। बीसीसीआई जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आएगी। अब ये किया तो इसीलिए था ताकि तो वो हमारा ऑटोनमस बॉडी किया तो इसीलिए था ताकि उसको भी रेगुलेट कर सके, वो भी एक काइंड ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन ही है हमारा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आरटीआई के अंदर आप लेकर कैसा आओगे जब बीसीसीआई इज़ नॉट गेटिंग एनी पर्टिकुलर मनी, कोई मनी ले ही नहीं रहा है हमारा फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये एक पॉइंट था, तो उन्होंने एक्सेप्ट जरूर किया था, लेकिन इस बिल का प्रोविज़न भी था ये आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको याद रखना है ना। फिर कोई एथलीट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे वो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला केस हुआ था है ना, रेसलिंग वाले पार्ट में, उसके लिए अलग से इन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि स्पोर्ट्स बॉडीज़ के अंदर एथलीट का इनफ रिप्रेजेंटेशन रहे, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट वगैरह रहे, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस वगैरह प्रमोट नहीं हो। और एंड में कह दिया कि हम एक स्पोर्ट्स सिलेक्शन पैनल बनाएंगे जो इंश्योर करेगा कि जितने भी हमारे फेडरेशंस हैं वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, है ना। ये इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है, ये आपको याद रखना है। फिर ये इंडिया के स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स है, पास्ट में हमने पढ़ा है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आए थे तब भी ये चीज़ें कवर की थी, तो ये आपको कवर करनी है ना, इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ मैंने वहीं पे वापस लिखी है। ओलंपिक का कुछ क्योंकि फोकस है तो यहाँ पर ओलंपिक्स रिलेटेड जो हमारे रहे अचीवमेंट्स वो लिखे हुए, थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो करके याद कर लेना ताकि कोई पार्ट आपका मिस नहीं हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट पे चलेंगे। पीएम धन धान्य योजना, ये क्या है पीएम धन धान्य योजना? देखो, एक बहुत पहले 2018 में एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंडिया में फ्यू पर्टिकुलर इश्यूज ऐसे थे जैसे कि माल न्यूट्रिशन, पुअर्टी, हंगर, है ना, वैक्सीनेशन एंड ऑल, जो लार्जली अफेक्ट करते थे मास पॉपुलेशन को। हम एफर्ट्स कर रहे थे लेकिन रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहे थे, तो हमने कहा एक काम करते हैं, ये तो कंटिन्यू रन कर ही रहा है लेकिन इसी में एक नया पर्टिकुलर थिंग हम ऐड करते हैं, फोकसिंग ऑन मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स। मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पहले वहाँ एफर्ट्स करो, क्योंकि जहाँ मोर नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड है अगर उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेस ऑलरेडी शो हो जाएगी। तो हमने एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अनाउंस किया जिसमें 112 हमने इस तरह के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए जो मोस्ट अफेक्टेड थे, और वहाँ पर एफर्ट्स किए कि कैसे malnutrition की प्रॉब्लम या फिर हमारे कोई और पर्टिकुलर डिजीज़, हंगर का इशू एंड ऑल, इन सबको रिजॉल्व करेंगे। तो ये रहा एक लार्जली हाईली हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम। उसी से इंस्पायर होकर के अब एग्रीकल्चर पर आए हैं हम कि एग्रीकल्चर के लिए एक डेडिकेटेड मिशन लाते हैं जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम पर फोकस करेगा, और मोस्ट अफेक्टेड 100 डिस्ट्रिक्ट पर हम फोकस करेंगे। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम मतलब लो प्रोडक्टिविटी हो गया, है ना, क्रॉप इतनी लार्ज क्वांटिटी के अंदर नहीं होती, है ना, या तो हमको लोन मिलता नहीं है, मिलता है तो जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। इन चीज़ों को हम जो है रिजॉल्व करेंगे, लेकिन सब पर फोकस नहीं करके पहले टारगेटेड 100 डिस्ट्रिक्ट पर करेंगे। 100 डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करेंगे, ये इसी से तरह का हमारा थीम हो गया सेम टू सेम। अगर वहाँ एक अच्छा पर्टिकुलर हमारा रिजल्ट आएगा तो हम इसको यूज़ करेंगे एज ए इंस्पिरेशन फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल। ये जो प्रोग्राम है हमारा ओनली एग्रीकल्चर के लिए, तो फर्स्ट एक्सक्लूसिव हमारा प्रोग्राम हो गया जिसके फोकस में कौन है, एग्रीकल्चर है, ये याद रखना है। कितना आउटले है, 24,000 करोड़ का इसका ओवरऑल आउटले है। ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी 100% फंड जो है वो सेंटर देगा, सिर्फ स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और ये 6 ईयर तक इम्प्लीमेंट होंगी इंक्लूडिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। एग्रीकल्चर पर इतना फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडीपी का 18% पोर्शन यहाँ से आता है, और इंडिया की ऑलमोस्ट 46% जो है हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड फील्ड्स के अंदर है। इस वजह से एग्रीकल्चर की इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना इज़ नेसेसरी, तो ये हमने अनाउंस किया है। ये हमारे पास्ट के इनिशिएटिव है जो एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर गवर्नमेंट ने किसी टाइम पीरियड के अंदर अनाउंस किए थे। जैसे बजट की बात की जाए तो 1.22 लाख करोड़ हमने अनाउंस किए।
एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा एक और इशू आता है वो है पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कोल्ड स्टोरेज चेन वगैरह। कि क्रॉप तो चलो ठीक है हमने प्रोड्यूस कर ली अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए जो इन रिकॉर्ड इंफ्रा है वो अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस क्या होता है, हमारे बहुत सारा जो क्रॉप्स वगैरह रहती है वो ख़राब हो जाती है बारिश वगैरह के कारण। तो अगर हमारे पास अवेलेबल कोई स्टोरेज हाउस रहे वहाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। फिर फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए फूड सिक्योरिटी हमारा मिशन लेकर आए। प्रॉपर सस्टेनेबल इरिगेशन और रीच जो है हमारा वो इरिगेशन की सब तक हो जाए, उसके लिए अलग से कृषि सिंचाई योजना लाए। पीएम किसान के अंदर हम 6,000 रुपीज़ 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 2,000 करके प्रोवाइड करते हैं। ये आपको याद रखना है। जो क्रॉप लॉस हो जाता है ना, ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीज़न, नेचुरल या मैनमेड वगैरह, उस वजह से जो क्रॉप लॉस हुआ उसको इंश्योरेंस जो है गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड करती है, ये कवर करना है आपको। फिर एमएसपी हम प्रोवाइड करते हैं। एमएसपी के बारे में प्रॉपर इंफोग्राफी लिख रखा है। एमएसपी मतलब एक सर्टेन प्राइस जिस पर गवर्नमेंट आपसे प्रॉमिस करती है कि इस प्राइस पर आपसे ये क्रॉप हम इस साल जो है परचेज करने वाले हैं। तो ताकि अगर मान लो प्राइजेस टू मच डाउन चले जाए मार्केट में तो फार्मर्स को लॉस नहीं हो। अगर उस प्राइस से अप है मार्केट में तो वहाँ जाके सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस नहीं हो उसके लिए एमएसपी इंट्रोड्यूस किया है हमने। ये बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं। ये सब वो प्रोग्राम से, ये हमारे एस्पेयर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया। और हो गया फिर डिजिटल एग्रीकल्चर, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है क्योंकि आज हमारा एग्री टेक थोड़ा ज़्यादा फोकस में रहता है, तो ये भी एक अपने आप में नेसेसरी पार्ट है। ये क्या होता है, यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड, जैसे रोबोटिक्स, एआई, आईओटी, है ना, मशीन लर्निंग, जो सॉइल हेल्थ के बारे में बता दे, कितना इरिगेशन रिक्वायर्ड है बता दे, इस पर्टिकुलर वेदर के अंदर कौन सा पर्टिकुलर हमारे टाइप ऑफ हम मेज़र यूज़ करें कि क्रॉप हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना, ये सब मशीन के थ्रू बताया जाए तो वो होता है एग्रीटेक, है ना। वो एग्रीटेक जो है ड्रोन्स का यूज़ करके आपने मान लो फर्टिलाइज़र या फिर अपने पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया, है ना। केमिकल जो भी आपको स्प्रिंकल वगैरह करना है वो सब उसके थ्रू हो जाएगा, है ना। अगर आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐप मिल जाए कैमरास के थ्रू, वो मॉनिटर करे कि भाई ये एप्पल जो है ये अब हमारा प्रॉपरली रेडी है, तो आप उस टाइप ऑफ उस पर्टिकुलर सेगमेंट को पहले यूज़ कर लोगे तो वो ख़राब नहीं होगा, है ना, क्रॉप वेस्ट वगैरह को बचा देगा। तो ये अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने ये इस आइडिया के साथ में। नाउ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो एग्रीस्टेक आता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, ओवरऑल हर फार्मर को एक वर्चुअल आईडी, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे एक आधार कार्ड प्रोवाइड करेगी, जो वर्चुअल आईडी होगी फार्मर की। अब उसमें सारा डेटा अवेलेबल रहेगा कि आपका फार्म कहाँ है, किसके नाम पर है, अभी आपने क्या क्रॉप जो है सोइंग कर रखा है, हार्वेस्टिंग पीरियड कब है, किस क्वांटिटी में किया, मार्केट प्राइसिंग क्या चल रहा है एंड ऑल। इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट ने इसके अंदर अनाउंस की है, ये आपको इसमें कवर करना है। ठीक है, चलिए ये एमएसपी हो गया, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, एमएसपी में डाउट आ जाए तो पूछ लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट आता है दिल्ली फ्यूल बैन फॉर ओल्ड व्हीकल। अभी क्या हुआ था कि दिल्ली के अंदर अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर आपका व्हीकल पेट्रोल व्हीकल है तो 15 ईयर्स से ज़्यादा, और डीजल व्हीकल है तो 10 ईयर से ज़्यादा अगर है तो दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर नहीं चल पाएगा। अभी उन्होंने खुद से डिसीजन नहीं लिया, 2015 के अंदर एनजीटी ने ऐसा करने को कहा था। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था यही करना, और एक बात और ऐड कर दी थी, एंड ऑफ लाइफ सर्विस व्हीकल के थ्रू आपको जब भी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है 180 डेज़ के अंदर स्क्रैप कर देना है। ये सब जिन्होंने अनाउंस किया था। फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें कि फ्यूल स्टेशन के ऊपर क्या करोगे, कैमरास लगाओगे, क्योंकि आजकल नंबर प्लेट के ऊपर क्यूआर कोड आता है, स्कैन होकर सब पता चल जाता है। तो फ्यूल स्टेशन में कैमरा लगोगे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट के थ्रू पता चल जाएगा। जैसे ही पता लग जाएगा तो वहाँ डेटाबेस से क्रॉस चेक कर लोगे, वो डेटा वहाँ इंपोर्ट हो जाएगा और आप उसको सीज कर सकते हो और उसके बाद में नॉन कंप्लाइंस मानते हुए स्क्रैप कर सकते हो। ये आइडिया था। अब ऐसा क्यों किया कि सर बहुत सारे व्हीकल ऐसे हैं जो ओल्ड स्टैंडर्ड्स पे चल रहे हैं। इंडिया में व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स जो है वो BS6 चलता है, भारत स्टेज 6। जैसे यूरोप में है यूरो 6, वैसे हमारे यहाँ पर भारत स्टेज 6 है। लेकिन जो कई सारे ओल्ड व्हीकल है 10 to 15 ईयर वाले इस कैटेगरी में, वो BS4 पर आ रहे हैं। आजकल की सारी व्हीकल्स जो है वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, वो BS6 पर आ रहे हैं। तो पॉल्यूटेंट्स जो है वो BS4 से थोड़े ज़्यादा एमिट होते हैं, इस वजह से एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। द प्राइमरी सोर्स ये नहीं है लेकिन एक सिग्निफिकेंट सोर्स है। तो आइडिया ख़राब नहीं था, अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करते तो ठीक चल पाता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गई कि ये इसकी कंप्लाइंस में प्रॉब्लम हो गई। जैसे कि मान लिया कि आप 10 ईयर से ज़्यादा डीजल व्हीकल हो गया, 15 ईयर से ज़्यादा पेट्रोल व्हीकल हो गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने
उसको इतना अच्छे से मेंटेन कर रखा हो या इतना चलाया नहीं हो कि व्हीकल की कंडीशन ऐसी हो हमारा कि इमिशन हो ही नहीं रहा हो। मान लो मैंने 10 साल हो गए मेरे को डीजल व्हीकल लिया फॉर एग्जांपल, 5 साल मैंने चलाया, 5 साल में बाहर चला गया और तो फिर तो है ना वर्क ही नहीं करेगा। सेकेंडरी पार्ट, वहाँ पेट्रोल नहीं मिलेगा ना, हम कहीं और से जा कर के एनसीआर के आसपास में डीजल में जा कर के फिल करवा के लेकर आ जाएंगे। इन दैट केस क्या करोगे, क्योंकि आप उसको जब सीज कर रहे हो वो तो पेट्रोल पंप पर ही कर है ना, स्कैन करके कर रहे हो, तो वो अपने आप में एक कंसर्निंग पार्ट है हमारा। और वाई ओनली व्हीकल्स, क्या व्हीकल ही ओनली पर्टिकुलर हमारा सोर्स है, ऐसा तो नहीं था। तो इन दैट केस कुछ कंप्लाइंस के इश्यूज़ हुए तो गवर्नमेंट ने इसको और अहेड पोस्टपोन कर दिया। पहले जुलाई 1 से होने वाला था, अब नवंबर 1 से होगा। ऐसा किसने अनाउंस किया, SAQM ने अनाउंस किया, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अनाउंस किया, जो दिल्ली NCR के अंदर एयर पॉल्यूशन को हमारा रेगुलेट करती है। 2001 के अंदर इसको 2021 के अंदर इसको बनाया था, नाम याद रखना है। बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर नंबर AQI जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो रेगुलेट करती है ओवरऑल हमारा NCR रीजन को कि किस तरह से हमारे एयर पॉल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। तो ये वो कैटेगरीज है, पुअर से वेरी पुअर और सिवियर होते ही फिर वो हमारे एक्शंस लेती है, जैसे कि बैन कर दिया व्हीकल्स को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, ऑड इवन का फॉर्मूला, फैक्ट्रीज इस टाइम पीरियड के बाद बंद हो जाएगी एंड ऑल, इस तरह के मेजर्स वो लेती है। ये आपको याद रखना है। ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एक्स्ट्रा मेजर्स है जो गवर्नमेंट हमारा कंटिन्यूसली यूज़ करती आई है। हमने इसको पहले भी कवर किया है, अगर आपको याद हो, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था वर्ल्ड का AQI एयर वाला, वहाँ पे कवर किया था। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए हमारे कुछ स्कीम रन करती है। स्टार्टिंग में आइडिया आया था 2013 के अंदर, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जिसके थ्रू हमारा टारगेट था कि हमको एटलीस्ट 30% जो व्हीकल्स है वो व्हीकल्स बनाने। फिर उसको इम्प्लीमेंट हमने फेम स्कीम के थ्रू किया था, वो फेम स्कीम वहाँ लिखी हुई है, फुल फॉर्म वगैरह सब लिखा हुआ है ना। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको 2 फेजेस में अनाउंस किया था, फेम 1 फेम 2। जब फेम 1 फिनिश हो गया था तो हम लेकर आए थे EMPS, तो ना जुलाई लास्ट ईयर के अंदर लेकर आए थे EMPS। अब EMPS का भी 4 मंथ के थे वो रन किया। अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है PM ड्राइव, फुल फॉर्म याद रखना है। ये क्या है, सब्सिडीज़ वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अगर आप EV व्हीकल वगैरह जो है वो परचेज़ करते हो तो, और हम चार्जिंग इंफ्रा वगैरह ये सब बनाएंगे, ये इसके मोटिव है। ये स्कीम 2024-2026 तक के लिए है, ये याद रखनी है। PM ड्राइव इसका नाम है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कवर करना है। फिर आता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, अगर आप देखोगे इस मैप के अंदर तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, ये नाम याद रखना बेसिकली। यहाँ एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप है सदर्न मोस्ट हमारा ग्रेट निकोबार। यहाँ बना रहा है गवर्नमेंट एक मेगा प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इस पर 4 थिंग्स बनेगी। अगर आप ये मैप देखोगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो है इस आइलैंड के ऊपर 4 थिंग्स बना रही है गवर्नमेंट। सबसे पहले यहाँ बनाएगा एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, है ना, जहाँ पर वर्ल्ड के अंदर जितने भी हमारे इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स के थ्रू बिजनेस होता है वो पोर्ट लोडिंग अनलोडिंग होगा। फिर एक एयरपोर्ट बनेगा, फिर यहीं पर जो लोग टाउनशिप वगैरह बनेगी तो उनके लिए पावर प्लांट वगैरह बनेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट बना रही है। ये ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है ये 72,000 करोड़ का है। नीति आयोग ने 2021 में इसको अनाउंस किया था ताकि हम वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट कर पाएँ, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का और कोलंबो के बीच में देखोगे तो बहुत लार्ज स्केल में ट्रेड होता है और बीच में हम एग्जिस्ट करते हैं और उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो ये गलत है। तो हमने वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन उसके कुछ कंसर्न्स हो गए। कंसर्न क्या है कि सर ये जिस लेवल का प्रोजेक्ट है, और अभी आपने मैप में जो एरिया हाईलाइटेड देखा था ये बनेगा, वहाँ होगा डिफॉरेस्टेशन। वहाँ जो डिफॉरेस्टेशन होगा वो कितना लार्ज स्केल का है, ऐसा कहते हैं कि 8 to 10 लाख ट्रीज़ आप कट करने वाले हो। कौन से ट्रीज़, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले ट्रीज़। उतने लार्ज स्केल के ट्रीज़ अगर आप कट करोगे तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है। हालांकि गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम क्या कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और हरियाणा वाले रीजन के अंदर फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो कंपनसेट कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश और हरियाणा में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो नहीं बना सकते ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कट करके अगर आप मध्य प्रदेश और हरियाणा के अंदर ड्राई जो हमारा क्लाइमेट है वहाँ पर इस तरह के स्क्रब्स वगैरह बना रहे हो, सॉरी, है ना, आप अगर वहाँ पर ड्राई श्रब्स वगैरह लगा रहे हो या कोई ऐसे पर्टिकुलर ट्रीज भी लगा दो लाइक नीम एंड ऑल, तो वो सेम इम्पैक्ट तो लेकर नहीं आएंगे जो रिक्वायर्ड था। सेकेंडरी पार्ट वहाँ आता है कि वाइल्ड लाइफ पर इम्पैक्ट आएगा। यहाँ एक खास तरह का टर्टल एग्जिस्ट करता है, हमारा लेदर बैक टर्टल, है ना, तो वो उसका जो हमारा हैबिटेट है ना, जो नेस्टिंग प्लेस है उसका, वो हमारा डैमेज हो जाएगा।
ना, कोस्टल डैमेज भी होने के चांसेस है, क्योंकि उन ट्री की वजह से कोस्टल इरोजन नहीं हो रहा। अगर आप वहाँ डिफॉरेस्टेशन करके इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो एरिया हमारा कल को सुनामी आएगी तो ख़त्म हो जाएगा। जापान में जैसे सुनामी को काउंटर करने के लिए एक लार्ज चेन ऑफ हमारा ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं यहाँ, तो हमने नेचुरल उस पर्टिकुलर चेन को क्या कर दिया, कट कर दिया। ये अपना आप में एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। और चांसेस आर देयर कि देखो ये वॉल्केनिक एरिया पास्ट में रहा है, कहीं कोई एक्टिविटी हो गई, कोई भी सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया और आपकी उस पावर प्लांट में कोई डैमेज हो गया तो कितना लार्ज स्केल तक प्रॉब्लम आएगा। सेकेंडरी पार्ट यहाँ रहती है कुछ पीबीटीजी ट्राइब, प्रिमिटिव जो ट्राइबल ग्रुप्स है हमारे, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वो रहते हैं जो आज भी आउटसाइड वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड है, उनका कोई लेना नहीं है। सोमपेन, ओंगे, इस तरह के बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, ये उनका होम है। जब आप ये बनाओगे तो उनको रिप्लेस करोगे तो ये तो और अपना आप में कंसर्निंग पार्ट है। ये इसके कुछ जो है रीजंस है। रिसेंटली आईआईटी कानपुर ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रॉपर इन्वायरमेंट असेसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप प्रॉपरली इन्वायरमेंट असेसमेंट करोगे तो हो सकता है कि इस पर कुछ चेंजेस करके हम इम्प्लीमेंट कर पाए, अदरवाइज प्रेजेंट फॉर्म में ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। इस वजह से हमको ये पढ़ना है। अब ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं ना, इंडिया के जो मोस्ट बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको कहते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। 1973 के अंदर डेबर कमीशन बना था जिसने इनको आइडेंटिफाई किया था एज ए पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। फिर 2006 में उन्होंने नाम चेंज कर दिया। ये इंडिया में कितने एज ऑफ नाउ 75 है, हाईएस्ट कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है, ये आपको याद रखना है। फिर ट्राइबल्स को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई थी पीएम जनमन, ये स्कीम है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान, है ना, ये नाम याद रखना है। जनजातीय गौरव दिवस नवंबर 15 के दिन अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने इसको। और बेसिक फैसिलिटी लाइक सेफ हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल, ये सब प्रोवाइड करेंगे। ये ट्राइब्स के लिए लेकर आए थे, ये आपको इसके अंदर कवर करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाई चांसली पूछ ले तो कोई पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, ये हुआ था हमारा ब्रिक्स समिट। ये जो ब्रिक्स समिट है ये ब्राज़ील ने होस्ट किया था, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। इस बार की थीम क्या है ये आपको याद रखनी है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसके अंदर इंडोनेशिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया, अनाउंसमेंट तो कल ही हो गया था, लास्ट ईयर ही हो गया था, लेकिन इसको ज्वाइन मतलब इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इसके अंदर ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज कितने हो गए, 10। और इम्पोर्टेंट पार्ट, अगला जो ब्रिक्स समिट होगा वो इंडिया होस्ट करेगा, तो जिसका भी टारगेट नेक्स्ट ईयर है वो इसको और अच्छे से कवर करें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर पे इस पे क्वेश्चन आएगा। G20 हमने होस्ट किया था, सवाल आया था, ये आया तो इस पे क्वेश्चन आएगा। ब्रिक्स जो है हमारा, ये वर्ड ब्रिक के फॉर्म में कॉइन किया था जिम ओ'नील ने 2001 में, बॉडी नहीं बना था सिर्फ वर्ड कॉइन किया था। जिम ओ'नील ने वर्ल्ड की 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज को शो करने के लिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। लेटर ऑन फिर 2006 के अंदर बस G8 की मीटिंग जब चल रही थी तो साइडलाइन में ये एक साथ मिले थे टू डिस्कस फ्यू थिंग्स, बॉडी नहीं बना था। फॉर्मल मीटिंग जो होती है वो फर्स्ट टाइम होती है ना ब्रिक की फॉर्म में 2009 में, लेकिन ब्रिक्स जो है वो 2010 में बनता है जब साउथ अफ्रीका ऑफिशियली मेंबर बन जाता है ना। तो अगर आपको पूछे ब्रिक कब बना 2009, ब्रिक्स कब बना 2010, है ये याद रखना है। फर्स्ट समिट रशिया के अंदर हुआ था, अभी जो समिट है वो हमारा ब्राज़ील में हुआ है। इससे जो प्रायर वाला था मतलब 16th जो समिट था वो कजान रशिया में हुआ था और नेक्स्ट वाला इंडिया होस्ट करेगा। अब तक इंडिया कितने समिट होस्ट कर चुका है, तो ये 3 समिट होस्ट कर चुका है, 2021 वाला, 2012 वाला और 2016 वाला, ये समिट्स होस्ट किए, ये आपको याद रखना है। नाउ अभी जो मिले तो फिर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी, तो 3 चीज़ें इन्होंने डिस्कस करी यहाँ पर, आउटकम्स हमारे जो मेजरली थे। डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज की इनिशिएटिव है मेजरली क्लाइमेट फाइनेंस, वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल हो। पता लगा आपने एक ऐसा क्लाइमेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव लिया जिसमें डेवलपिंग वर्ल्ड कोई लॉसेज हो रहे, वो नहीं होना चाहिए। AI का ग्लोबल गवर्नेंस जो है उसको रेगुलेट करना है, AI फॉर ऑल, है ना, गुड फॉर ऑल, इस तरह की इनिशिएटिव के साथ, बेटर रेगुलेटरी मेजर्स के साथ। और जो सोशली डिटरमाइंड डिजीज़ होता है, मतलब ऐसा पड़ेगा डिजीज़ जिसमें आप सिर्फ हेल्थ के थ्रू अफेक्टेड नहीं हो, सोशली भी अफेक्टेड हो। जैसे टीबी का एग्जांपल दिया, जब टीबी होती है तो वो सोशली भी एक तरह से डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो वो मेंटल प्रेशर अलग रहता है। इस तरह के जो सोशल एक्सक्लूजन्स होते हैं या पॉवर्टी और लेकर आए, क्योंकि जो टीबी अफेक्टेड पर्सन होता है वो कंटिन्यूसली काम भी नहीं कर पाएगा, कोई रखेगा भी नहीं उसको, तो हो सकता है वो ओनली अर्निंग पर्सन हो, इन दैट केस वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वो सब चीज़ें नहीं हो,
इस तरह का कुछ पार्टनरशिप्स इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किए, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या किया, इसके अलावा रिफॉर्म्स होने चाहिए इन द यूएनएससी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये बात को रीट्रेड किया है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अलग से एक मार्केट बनाया है, नाम रखा है ब्रिक्स कार्बन मार्केट पार्टनरशिप। सारी कंट्री वही कार्बन मार्केट वाला पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, कार्बन ट्रेडिंग एंड ऑल करेंगे, वो इसके थ्रू किया जाएगा। अफ्रीकन प्रॉब्लम का अफ्रीकन सॉल्यूशन हो, मतलब अगर प्रॉब्लम रीजनल है, एक कंट्री के अंदर है, तो उसकी सोलिडिटी को ध्यान में रखते हुए इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, वो खुद आपस में वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। आप एक मीडिएटर बन सकते हो, लेकिन आप उनके ऊपर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को इंटरफेरेंस के थ्रू थोप नहीं सकते, आप जो है उनके ऊपर उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है अफ्रीकन सॉल्यूशन टू अफ्रीकन प्रॉब्लम। फिर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए वो बात कर रहे हैं कि डी डॉलरेशन वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे, लेकिन अभी नहीं है, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं है। और एक बनाया ब्रिक हमारा स्पेस काउंसिल, है ना, ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो जो बाकी नेशंस हैं, है ना, वो जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब हेल्प करेंगे बाकी नेशंस की, है ना, ट्रेन करने में या कोई स्पेस पर्टिकुलर में लॉन्च वगैरह में। तो अलग से एक काउंसिल बनाया है, ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया एक तो नेक्स्ट ईयर की मीटिंग होस्ट करेगा, ये याद रखना है। फिर मोदी जी ने एक नया नाम प्रपोज किया है, नाम चेंज नहीं किया है, बस एक नया इंटरप्रिटेशन दिया है ऑफ ब्रिक, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये याद रखना है, पूछ ले बाई चांसली क्या नाम प्रपोज वगैरह किया इंडिया ने, ये याद रखेंगे। फिर टैरिफ कंटिन्यूसली लग रहा है ना, ट्रंप ने एक थ्रेट दिया है कि अगर कोई अल्टरनेटिव ढूंढोगे, डॉलर को काउंटर करने की ट्राई करोगे, तो नॉर्मली तो 10% लगाएंगे सबके ऊपर, लेकिन अगर काउंटर किया तो 100% लगाएंगे। ये किया इंडिया ने, क्लियर कर दिया कि हम डॉलर को टारगेट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट फाइंडिंग अल्टरनेटिव सेटलमेंट, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया ने तो कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं किया है, जस्ट वी आर डिस्कसिंग थिंग्स एंड ऑल, ये याद रखना है आपको। फिर ये ब्रिक्स और उसके पास्ट के इनिशिएटिव है, एनडीबी क्या होता है ना, सीआरए क्या है, ब्रिक्स पे क्या है, ये सब हमने पहले कवर किए हैं, तो ये आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, कोई पार्ट आपका मिस नहीं हो जाए। ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट फिर से एक बार लिख दिया है, ताकि एक बार क्विक रिकैप कर लो। ब्रिक्स को एक बार इन्फोग्राफी की फॉर्म में साथ में लिख दिया है, ताकि एक क्विक रिविजन हो जाए आफ्टर द टॉपिक। ये थिंग्स आपको यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। सवेला कमिटमेंट छोटा सा है, ज़्यादा डीप नहीं जाना सवेला कमिटमेंट में, जितना लिखा है बस उतना ही कवर अप करना है। ये बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे फाइनेंशियल गैप की, कि सर आपने जो 17 गोल्स अनाउंस किए थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। अब डेवलप वर्ल्ड तो ये काम इजीली कर लेगा, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें डेवलप वर्ल्ड जो है हाई इनकम वाले, वो सब टारगेट को अचीव कर रहे हैं प्रॉपरली। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ में डबल प्रॉब्लम है, एक उनकी पुअर्टी डेवलपमेंट वाली प्रॉब्लम, दूसरा क्लाइमेट का प्रॉब्लम। अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे तो उनका डेवलपमेंट रह जाएगा, वो पीछे रह जाएंगे। और अगर वो अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे तो क्लाइमेट का मिटिगेशन, तो ये कह रहे हैं कि देखो उसको फिल करने के लिए फंड चाहिए, वही डेवलपिंग वर्ल्ड को पैसा दे। वो फंडिंग गैप आप कैसे फिल करोगे, उसके लिए ये मीटिंग हुई है, नाम है इसका ऑफिशियल हमारा फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। अब 4th मीटिंग हुई है, तो हो गया FFD4। इसकी पहले 3 मीटिंग हो चुकी है ना, ये लिखी हुई मैक्सिको, कतार और इथोपिया में हुई है, ये 4th मीटिंग हुई है स्पेन के अंदर। यहाँ मेन टारगेट वही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप इम्प्लीमेंट अगर करना चाहते हो, वो फंड चाहिए। और दूसरा, कई सारी कंट्री डेब्ट क्राइसिस में है, ऑलरेडी लोन ले रखा है, तो लोन लिया हुआ पैसा अगर क्लाइमेट मिटिगेशन में लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो पाएगा, इन दैट केस कुछ डेवलप ही नहीं हो पाएगा, तो फिर वो हमारे उस लोन को रीपे कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि एक तो डेब्ट का क्राइसिस है, और दूसरा SDGs हमारे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, उसको कैसे फुलफिल करें, इसके लिए मीटिंग्स हुई है। तो 3 मीटिंग ये हुई है, 4th मीटिंग ये है, सवेला के अंदर हुई स्पेन में। तो ये आपको याद रखना है, क्यों की, किस वजह से की, क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो यहाँ कुछ हमारी चीज़ें अनाउंस की है ना, तो पहले तो ये याद रखना है 2015 से मीटिंग हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट की 3 है। उसके बाद में ये रहा इसका पर्पज़, मैंने आपको बता दिया, ये पर्पज़ लिख रखा है, क्या ऑब्जेक्टिव है और कौन ऑर्गेनाइज करता है। UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जो कब बना, कहाँ है, हेड कौन है, ये लिख दिया है। और उसके साथ में इकोसॉक, यानी कि UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये कब बना, कहाँ है, उसके हेड कौन है, ये सब भी लिख दिया है, ये कवर करना है। फिर उन्होंने कुछ इनिशिएटिव अनाउंस किए, ये आपको याद रखना है, पर्पज़ क्या है, किसने अनाउंस किया, नाम क्या है। जैसे सबसे पहला पार्ट है हमारा डेब्ट स्वैप फॉर डेवलपमेंट हब, स्पेन एंड वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया। ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, सोशल डेवलपमेंट के लिए डेब्ट स्वैप मैकेनिज्म लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने लोन लिया है डॉलर्स में, आप पे कर सकते हो, लेकिन आपके पास डॉलर अवेलेबल नहीं है। जब डॉलर अवेलेबल नहीं है तो आप डॉलर ले आओ,
अपनी करेंसी दे करके। लेकिन आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन और वर्स हो जाएगी अगर आप करेंसी को डीवैल्यू करते हो इस तरह से। गोल्ड आप क्राइसिस के टाइम पीरियड के अंदर देते हो, कोई क्राइसिस होगा तो ही गोल्ड देंगे। तो एक और ऑप्शन होता है कि कोई और कंट्री आएगा, वो कहेगा क्या चाहिए कि सर डॉलर कि कितने, मान लेते हैं $1 बिलियन चाहिए। तो इंडिया उस कंट्री को कहेगा कि मैं देता हूँ आपको $1 बिलियन, आप इक्वलेंट अमाउंट ऑफ आपका मनी करेंसी मुझे दे दो। फिर ये डॉलर का रीपेमेंट उसने कर दिया, उसको, उसका लोन तो हो गया ख़त्म। अब इंडिया उसको कहेगा ये वाला जो मनी आपने मेरे को दिया है, आप मेरे को धीरे धीरे रीपे कर देना, एक नया पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोन स्ट्रक्चर, जिससे इंडिया उस पर्टिकुलर कंट्री का लोन को स्वैप कर देगा और उसके रिलेशन उसके साथ अच्छे हो जाएंगे, है ना। जैसे आपको रिक्वायर्ड है, मान लो किसी को लोन दे, आपने पैसा लिया था 2 लाख रुपए फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, कोई दोस्त आप नहीं रीपे कर पा रहे, कोई दोस्त कहे कि ये ले 2 लाख दे उसको और मेरे को धीरे धीरे करके पे कर देना, तो चीज़ें इज़ नॉर्मलाइज। और अब आप अपने पास जो पास पैसा पड़ा है उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। लोन इमीडिएटली रीपे करने का बर्डन भी नहीं है क्योंकि दूसरी कंट्री के रिलेशन आपके साथ ठीक है। तो ऐसा डेब्ट स्वैप्स हो जाते हैं। और ये डेब्ट स्वैप का एक मैकेनिज्म इटली ने भी अनाउंस किया है कि अगर यूरो के अंदर डेब्ट स्वैप करना है तो अफ्रीकन कंट्री चाहे तो कर सकती है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अगर कोई पर्टिकुलर लोन वगैरह लिया है वो रीपे करना चाहे तो इस तरह से डेब्ट स्वैप करके कर सकती है। फिर एक इसमें अंदर पॉज क्लॉज भी ऐड किया है कि ड्यूरिंग द क्राइसिस जो है वो आप लोन की ईएमआई वगैरह लोगों को फोर्स नहीं करोगे, डिले हो जाएगा। जैसे कोविड में किया था, कोविड के टाइम पीरियड के अंदर जो ईएमआई वगैरह थी वो कुछ महीने के लिए होल्ड पे रख दी थी। एग्जैक्टली वही वाला पार्ट यहाँ पर है हमारा, है ना, इस क्लॉज अलाइंस के हमारे पॉज क्लॉज अलाइंस में, कि ड्यूरिंग द क्राइसिस जो भी डेप पेमेंट है वो सस्पेंड हो जाएगा टेम्परेरी पीरियड के लिए, उसके बाद ये चीज़ कर सकते हैं। फिर डेप हमारा एक फॉरम भी बना जहाँ पर डिस्कस करोगे कि डेप्ट को रीस्ट्रक्चर कैसे किया जाए। मतलब अगर 10 लाख देने थे लेकिन 10 लाख नहीं दे पा रहे, तो कैसे आप उस कंट्री को हमारा सोवरेन रखते हुए, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उस डेप को रीस्ट्रक्चर करोगे। जितना दे सकते हो दो, फिर बाकी अगर दे सकते हो नहीं दे सकते, जो भी पॉसिबिलिटी है वो रीस्ट्रक्चरिंग करो। वो यहाँ पर हमारा सोवरेन डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर है, वो डिस्कशन फोरम बनाया है इन्होंने। फिर ये कहते हैं कि ओवरऑल जो लग्जरी ट्रैवल वगैरह करते हैं उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ, है ना, क्योंकि जब वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स होना चाहिए। जो भी आपने फाइनेंशियल टूल के थ्रू लोन वगैरह लिया है वो चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट करो ताकि आप स्केल कर पाओ इन अपकमिंग टाइम पीरियड, ये इन्होंने अनाउंस किया है। एचएनआईएस पे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, ये इन्होंने अनाउंस किया है। और अब आपको ऑलरेडी पता है कि एवरी ईयर डिजास्टर आता ही आता है, तो डिजास्टर के अलग से फंड रखो। जो आज आप ओवरऑल फंड रखते हो अराउंड 2% का, उसको इंक्रीज़ करके 20% करो, क्योंकि ये तो इंक्रीज़ होने वाली ही है। इंडिया ने भी इसी तरह के कुछ आइडियाज़ दिए, मतलब थीम वगैरह प्रोवाइड करिए, डीप नहीं जाना है, जैसा है वैसा रट्टा नहीं मारना है। अब इसको बस समझ लो और इसको एक बार अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सको उतना कर लो। ज़्यादा डीप जाने की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा आपको उतना डीप जा करके पूछेगा भी नहीं, ठीक है। चलो अगला पार्ट आता है हमारे पास में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इंडिया का एक नया लैंडस्केप ऐड किया है जिसका नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। फोर्ट्स की बात कर रहा है हमारे ये। ओवरऑल 12 फोर्ट्स है, 11 जो है महाराष्ट्र में है, 1 जो है हमारा वो तमिलनाडु के अंदर है, जिंजी पोर्ट, है ना, ये याद रखना। जिंजी पोर्ट फोर्ट जो है हमारा वो तमिलनाडु के अंदर है, 12 जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, 11 जो है महाराष्ट्र के अंदर है, ओवरऑल 12 हो गए, ये याद रखना है। किस में ऐड किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और ये हो गया इंडिया का 44th एंट्री। यूनेस्को जो है 1945 में बना था, लेकिन यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है वो 1972 के अंदर आया था और 75 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ये याद रखना। 45 में यूनेस्को बना पेरिस फ्रांस में, लेकिन जो प्रोग्राम है वो 72 के अंदर अडॉप्ट हुआ, 75 में इम्प्लीमेंट हुआ। इंडिया की जो फर्स्ट हेरिटेज साइट है वो 4 है, 1983 के अंदर आई थी, ताजमहल, आगरा फोर्ट, एलोरा एंड अजंता, ये केव्स आई थी, ये आपको याद रखना। ये 44th एंट्री है। इसके साथ में यूएस ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम इससे विड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसका जो स्टांस है वो अगेंस्ट यूएस फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि यूनेस्को जो है हमारा वो ओनली कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्शन नहीं देता, साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्टिकुलर थिंग्स भी प्रमोट करता है, इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता है। तो इन दैट केस वो कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी नहीं, और इसराइल के अगेंस्ट आपका स्टांस जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो इस वजह से हम जो है विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, ये पास्ट में 2 बार भी कर चुका है, लिखा हुआ 84 एंड 2017 के अंदर, और दिसंबर 2026 तक ये एक बार और एग्जिट कर जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स है ये आपको कवर करने, है ना, सारे नहीं पढ़ने लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स कवर करने।
फिर है सरदेशमुखी और चौथ। ये क्या होता है, मराठा टाइम पीरियड के अंदर ये दो तरह के टैक्स हुआ करते थे। एक लगता था विद इन मराठास और एक जो है हमारा विद इन मराठास के अलावा आसपास के सराउंडिंग पे लगता था। तो मराठा एम्पायर के विद इन 10%, सरदेशमुखी और आसपास के पर्टिकुलर रीजन जो है जो मराठा एम्पायर का पार्ट नहीं था उनसे लेते थे 1/4। ये आपको याद रखना है। फिर एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, है ना, जिसमें बाद में मराठा एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गया था। तो उस समय कौन कौन थे, तो याद रखना है हमारे सॉरी अहमद शाह अब्दाली हुआ करता था और ये 1761 के अंदर हुआ था। ठीक है। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, मैंने बता दिया, ये लिख दिया। ये इंडिया की कुछ प्रोमिनेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जितना लिखा है बस उतना ही आपको इसमें कवर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। ये सर्वेक्षण मिशन है, ये हमारा फैक्चुअल डेटा है। सर्वेक्षण मिशन में 9th एडिशन है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको रिलीज़ करता है। ये है क्या कि सर जो स्वच्छता है, क्लीननेस है, उसके अंदर कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग करेंगे। एवरी ईयर आती है। इस बार डिफरेंट क्या है, इस बार 2 कैटेगरी है। एक अलग से सुपर स्वच्छ लीग भी बनाया है हमारा। तो सुपर स्वच्छ लीग बनाया है, इसमें क्या डिफरेंस है बाकी वाले से कि सर ये एकदम सेपरेट कैटेगरी बनाएंगे ताकि बाकी को थोड़ा मोटिवेट कर सके। जैसे इंदौर है, अब वो लास्ट 7 ईयर से नंबर 1 पर ही है, तो हमेशा इंदौर ही नंबर 1 पर आ रहा है, तो दूसरे के लिए तो एक काइंड ऑफ डीमोटिवेशन हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट इंदौर ही नंबर 1 पर रहेगा। तो हमने एक कैटेगरी बनाया कि अगर लास्ट 3 ईयर्स में कभी भी आप वंस टॉप 3 में आए हो तो आपको एक सेपरेट लीग में रखेंगे जिसका नाम रखा सुपर स्वच्छ लीग, जो बाकी वाले पर्टिकुलर जो कैटेगरी है जो आज तक चली आ रही उससे अलग रहेगी। तो एक तो बाकी वालों को मोटिवेशन मिला, दूसरा एक पार्ट ये भी कि आपने कहा 3 ईयर्स में वंस एक बार भी आप अगर टॉप 3 में आए हो तो आपको इसमें हम ऐड करेंगे। तो उनको भी एक आइडिया रहेगा कि अगर हम इस बार अच्छा परफॉर्म करके 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं तो हम भी इस सुपर स्वच्छ लीग में जा सकते हैं, इंदौर वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। ये इसीलिए अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। सिटीज़ को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। मॉक में पूछा भी था अभी रिसेंटली आपसे। फिर स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप, ईच वन क्लीन वन, मतलब जो टॉप परफॉर्मिंग वाला पर्टिकुलर सिटी है वो लोअर परफॉर्मिंग सिटीज़ को हेल्प करेगा, है ना। तो जैसे क्लास में होता है कि एक स्टूडेंट को अगर डाउट क्लियर है तो वो दूसरे पास वाले को समझा देता है कैसे वर्क करना है, एग्जैक्टली वैसे ये वर्क करेगा। फिर कुछ और अवार्ड मिले, जैसे प्रयागराज को मिला स्वच्छ महाकुंभ इनिशिएटिव, लखनऊ फर्स्ट सिटी इन यूपी जिसको 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड मिला है, हमारा सफाई मित्र सुरक्षा शहर और कैंटोनमेंट बोर्ड, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड, इस तरह के अवार्ड मिले। ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ, 2016 के अंदर स्टार्ट हुआ। किस मिशन के अंदर स्टार्ट हुआ है, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर स्टार्ट हुआ, जो खुद 2014 में आया। ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर करनी। फिर ये थीम, ये हमारे रैंक से कौन सी कैटेगरी में कौन है, तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे। फिर आता है कोऑपरेटिव वाला पर्टिकुलर पार्ट। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर कर दिया है। क्या होता है कोऑपरेटिव्स, कि सर ऐसे पर्टिकुलर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिसका कोई एक हमारा वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो नीड्स है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सेम है और वो एक काइंड ऑफ सेम इकोनॉमिक गोल को अचीव करना चाहते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स है लेकिन अगर वो साथ आ जाए तो एक लार्जर ग्रुप बन सकता है। जैसे हमारा अमूल का एग्जांपल है, तो बहुत सारे मिल्कमैन मिल्क का बिजनेस कर रहे थे एक टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन क्वांटिटी कम थी और रिसोर्सेज भी कम थे। सब एक साथ आ गए, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो गए, तो एक लार्ज स्केल का हमारा अमूल बन गया जिसमें उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया, है ना, अर्निंग भी हमारा मोर हो गया और कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो गई। ऐसे जो बॉडीज़ बनती है, ऐसे जो ग्रुप बनते हैं वो हमारे कॉपरेटिव्स होते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड में 2025 को हमने प्रॉपरली क्या कर दिया है, डेडिकेट कर दिया है फॉर प्रमोटिंग कॉपरेटिव्स एंड ऑल। तो ये हमारा अनाउंसमेंट तो लास्ट ईयर हुआ था, इस बार इम्प्लीमेंट हुआ है, ये आपको याद रखना है। इस बार की थीम क्या है, कॉपरेटिव बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, कमिटी फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स, ये याद रखना है। इंडिया में क्या इनिशिएटिव है कॉपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए, तो अलग से एक मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करता है। अलग से हमारे पास 20 ईयर की पॉलिसी है जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई थी, जिसका फोकस है कॉपरेटिव्स को कैसे प्रमोट किया जाए। सेकेंडरी हमारा अर्बन बैंक्स जो है, अर्बन कॉपरेटिव्स है, उनके लिए एक अम्ब्रेला बैंक एग्जिस्ट करता है जो सबको रेगुलेट करेगा। वाइट रेवोल्यूशन 2.0 भी आया, यानी कि मिल्क प्रोक्योरमेंट को और इंक्रीज़ करेंगे, उस पर फीमेल पार्टिसिपेट को और इंक्रीज़ करेंगे। ये सब हमारे इनिशिएटिव्स है जो आपको याद रखना है। और क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपरली हमने एक अलग से पार्ट ऐड किया है जो कॉपरेटिव्स को प्रमोट करने की बात करता है। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर कॉपरेटिव्स को ऐड किया है। हमने फंडामेंटल राइट तक में भी कॉपरेटिव्स फॉर्म करने का राइट ऐड किया है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉपरेटिव्स इंडिया के अंदर है, ये टॉप 3 हमारे स्टेट्स हैं, लिखे 5 है, टॉप 3 याद हो जाए तो भी मोर देन इनफ है।
ना, ये सब चीज़ें आपको फैक्चुअली कवर करनी है। अगर कोई डाउट आ जाए तो यू कैन आस्क। तो ये है आपकी क्लैट एक्सप्रेस ऑफ हमारा जुलाई का वन शॉट। तो इसको गो थ्रू कर लेना। कोई भी टॉपिक में डाउट आए तो यू कैन जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, या यू कैन कनेक्ट विद अस। वी विल डिस्कस एंड ट्राई करेंगे अगस्त की भी एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आपके पास क्लैट एक्सप्रेस आती है हार्ड कॉपी में, साथ साथ ही आपको वन शॉट मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग को। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।